नमस्कार, मैं हूँ शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम थर्मामीटर दिल्ली वाला। अब थर्मामीटर हम लगा रहे हैं, टेम्परेचर आप नोट कर रहे हैं, बीपी सुनाए नेताओं का बढ़ जाता है। तो मैं वैसे भी कहता हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि ये वाला कार्यक्रम आप देखें। दिल कमज़ोर हो, बीपी ऊपर नीचे होने का खतरा हो तो बतेरे प्रोग्राम है यूट्यूब पे, यहाँ वहाँ, वो सब देख लिया कीजिए। मेरे वाले में तो नीम का पत्ता और करेले का जूस ही मिलेगा। अब आज जिनको हम थर्मामीटर लगा रहे हैं वो बड़ा चर्चा में। ये वो हैं जिनकी मोहब्बत पार्टी के अंदर और बाहर ज़बरदस्त है। कोई पाकिस्तान से, कोलंबो से, चाइना से मोहब्बत करने वालों की ज़रूरत इनको नहीं रहती। एक दौर था, अब तो बाल बाल कुछ सफ़ेद हो गए हैं। मैं इसलिए ये कहानी बता रहा हूँ कि कई दशक के बाद वो कहानी एक बार फिर 2024 में दोहराई गई है। जींद में एक रैली हो रही थी, नेताजी भाषण दे रहे थे, चुनाव उनको लड़ना था और टिकट लगभग उनका फाइनल था। कांग्रेस की ही बात है। अचानक भीड़ में खलबली मची। बोला जी वो टिकट कट गई। कौन लाया? तो वो तो फलाने लेकर के आ गए। अब कई वर्षों के बाद, तब से लेकर अब तक दरिया में पानी बहुत बह गया। फिर था कि एक सिटिंग एमपी, जब पूरे देश में माहौल ये है कि लोग कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में जा रहे हैं। आपको पता है 11-12 भूतपूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेसी वो सब बीजेपी में चले गए। जब मौसम ऐसा था तब एक बीजेपी का एमपी अपनी पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो गए। अब आपको पता है कि हमारी बिरादरी में भी खूब चलता रहता है चंडू खाने की खबरें, जो मैं कहता हूँ फलाने को टिकट मिल रही है, फलाने को। कांग्रेस में तो खूब चली। फिर एक दिन एक रात एक लिस्ट आई और पता चला कि जो 10-20 साल पहले एक कहानी हुई थी वो कहानी दोबारा हो गई। जो सिटिंग एमपी बीजेपी से कांग्रेस में आए थे उस लिस्ट में उनका नाम ही नहीं था। और जिस तरीके से 10-20 साल 22 साल पहले एक आदमी ने, जब उसके बाल काले थे तो झटका दिया था, एक बार 2024 में फिर वही झटका दे दिया। अब इतना कहने के बाद आप समझ गए होंगे, मैं हिसार में हूँ, विजेंद्र सिंह बीजेपी के एमपी थे, आजकल कांग्रेस में हैं। तो आज थर्मामीटर लगा रहे हैं। प्रधान जी कहते हैं उनको, जेपी यानी जयप्रकाश। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। अब आपको थर्मामीटर लगाने के पहले इतनी कहानी तो बतानी पड़ती है। तब बाल काले थे, अब सफ़ेद हो गए हैं, लेकिन शेर बूढ़ा नहीं हुआ है। शेर कभी बूढ़ा नहीं होता। मतलब जैसे टिकट छीन कर लाए थे उस ज़माने में, और उसके बाद से वो जो सज्जन हैं उनसे मोहब्बत आपकी आज तक वैसे ही चल रही है। हालांकि बीच में कुछ पैचअप होने की बात चली थी, सुना चाय वाय साथ पिए, लेकिन एक बार फिर उसी चौराहे पर आकर खड़े हैं। विजेंद्र का टिकट काट करके कांग्रेस ने जेपी को दे दिया। ऐसा क्या खास है? एक सिटिंग एमपी, जब माहौल पूरे देश में बीजेपी के तरफ था, बीजेपी को छोड़ करके वो कांग्रेस में आए, लेकिन जेपी में कुछ तो बात हुई होगी ना कि पार्टी ने कहा होगा कि ना ये बलि दे दिया जाए और जेपी को ले लिया जाए। नहीं शशि भाई, ऐसा नहीं था। एक बहुत लंबे अरसे के बाद कांग्रेस पार्टी ने मेरिट पे टिकट दिए, ना किसी की कटी ना किसी को मिली।
जहाँ तक आप 2004 की बात करते हैं, 2004 में भी कांग्रेस पार्टी ने मुझे मेरिट के हिसाब से टिकट दी थी और हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र की जनता ने लगभग 2 लाख वोट से मुझे जितवाया था। आज भी कांग्रेस पार्टी की इतनी 3 दिन में जो बड़ी तेजी से हवा बनी पूरे हरियाणा में, उसका क्या कारण है? लोगों के मन में तरह तरह की शंकाएं थी। हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र की जनता जिसको चाहती थी, जो रिकमेंडेशन थी, सर्वे हुआ पार्टी का, उस सर्वे में जो ऊपर आया, और मैं तो धन्यवाद करता हूं हमारी पार्टी हाईकमांड का, जिन्होंने हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की जो लीडरशिप है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान जी, उनकी उस सुझाव को मान लिया, क्योंकि हुड्डा साहब यही कह रहे थे कि विनेबिलिटी फार्मूला हो, जिताऊ फार्मूला हो, बीजेपी की तरह नहीं कि 6:30 पे आए, 7:15 पे टिकट दे दिया और जनता ने उस कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया। तो कांग्रेस पार्टी का एक सिस्टम आया, मेरिट पे सर्वे हुआ, सर्वे में जिसका नाम आया उसको टिकट दे दी। आज उस सर्वे मेरिट की वजह से आप हरियाणा प्रदेश में जहां भी जाओगे, हर जगह आपको लोग ये कहते दिखाई देंगे कि भाई मेरिट पे टिकट मिली है, सही मिली है, इसलिए कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहिए। मतलब पहली लड़ाई तो घर से ही शुरू होती है। पहले तो तभी है ना कि पहले टिकट मिले, है ना। एक लंबी लड़ाई चली, और जो आप हाई कमान को कह रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तो हाई कमान साई कमान तो चलिए ठीक है, वो सब तो कागजी कार्रवाई है। आपको तो मतलब जिंदाबाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिंदाबाद जिंदाबाद करते रहना चाहिए। यही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आपको आदमपुर में भी टिकट दिलवाया, यही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आपको हिसार में भी दिलवा दिया, यही भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं जब आपकी टिकट कट गई तो आप छोड़ भी गए, कलायत से इंडिपेंडेंट लड़े। हालांकि इंडिपेंडेंट लड़ना आपके लिए शुभ रहता है। पिछले कई बार का सूखा आपके इंडिपेंडेंट में ही टूटा था, पार्टी में तो सूखा ही सूखा रहा। तो ये जो कांग्रेस के अंदर गुणा भाग है ना। अब आपका था उस वक्त कि आपके पड़ोसी कोई कैथल में कोई बड़े नेता हैं शायद, तो उन्होंने आपकी कटवा दी थी कांग्रेस में टिकट, तो आप इंडिपेंडेंट लड़ गए। ये जो अंदरूनी लड़ाई है, ये कितना नुकसान पहुंचाती है कांग्रेस को? नहीं, अब की बार कोई लड़ाई नहीं, अब की बार कोई लड़ाई नहीं है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी की जो कमान है, हमारी राष्ट्रीय हाईकमान ने उदय भान जी की अध्यक्षता में, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष हैं, तो ये लोग काम कर रहे हैं। इन्हीं की अनुशंसा जो सर्वे करवाया, जो इन्होंने कहा कि भाई विनेबिलिटी को ही मान के क्राइटेरिया माना जाए, तो मिल गई टिकट। आज हवा चल रही है कांग्रेस पार्टी की। बीजेपी जो ये कहती थी कांग्रेस में फूट है, कांग्रेस एक नहीं है, हमारा संगठन बड़ा मजबूत है, आज बीजेपी के पन्ना प्रमुख तो उड़ गए, उनका तो नाम ही ढूंढने से नहीं मिलता, सारे कांग्रेस में आ गए। 6:30 पे ये पार्टी है बीजेपी। रणजीत सिंह को कांग्रेस ज्वाइन करवाई, लगभग बीजेपी ज्वाइन कराई, 7:15 बजे टिकट दे दी। जो बीजेपी का मूल कार्यकर्ता है, आज वो कहाँ जाएगा? बड़ा दर्द है आपको बीजेपी के मूल कार्यकर्ता के लिए? नहीं, इसलिए दर्द है या अंदर अंदर खुश है? नहीं, खुश नहीं हूं, मुझे दर्द इस बात का है कि जो हमारे खिलाफ प्रचार करते थे, आज उनकी दुर्गति हो रही है कि नहीं हो रही। जो यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार थे, कैंडिडेट थे, किसी को मिला टिकट? मिला ना, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला बीजेपी के कैंडिडेट को मिला। कहाँ है कैंडिडेट? उसका कैंडिडेट ही स्वीकार नहीं करती जनता। ये मतलब वो बीजेपी के ऑफिशियल कैंडिडेट हैं? ऑफिशियल कैंडिडेट हैं, लेकिन जनता तो स्वीकार नहीं कर रही उनको। ये तो 4 जून को पता चलेगा ना, आज ही पता है। अच्छा, आज उनकी कोई हैसियत नहीं है। आदमपुर गए थे, सबसे बड़ा गांव है सदलपुर के लोगों ने कहा, अरे भैया आपसे झूठा को आदमी है,
बाई इलेक्शन में आप ये कह करके गए थे कि ढाणियों में कनेक्शन देंगे, आज तक कनेक्शन नहीं लगा है। तेरे को किस बात की वोट? जिस गांव में लोगों को झूठ बोल दी, एक किसी प्राइवेट कंपनी से पोल लेकर के वो खड़े कर दिए, वोट ले लिया, 5 गांव बीड़, बबरान, डंडूर, ये कहा कि हम मालकाना हक देंगे, उनके साथ धोखा कर लिया। 7,500 रुपए गज जमीन बीड़ बबरान में होगी तो कौन लेगा भैया, डंडूर में कौन लेगा? तो इसके ऊपर तो विश्वास है ही नहीं। आज माननीय मनोहर लाल जी की सभा थी, अभी खत्म हुई है, मैं देख रहा था, 1,000 आदमी भी गोली। और जब हमारा परसों प्रदर्शन हुआ, रोड शो हुआ, 55 किलोमीटर 10 घंटे में तय हुआ कि नहीं हुआ? आपने जरूर देखा होगा, हुआ कि नहीं हुआ? मतलब मैं, आपको लगता है कि कुछ भी ऐसा है जो मैं नहीं देखता हूँ? फिर यही तो मैं कह रहा हूँ, दिल्ली रहूं चाहे दौलताबाद रहूं, नजर तो रखता ही हूँ। तो 10 घंटे में 55 किलोमीटर, तो कितना प्यार है लोगों का जयप्रकाश के प्रति। या जी लोगों की मेहरबानी कि खाली पड़े हैं उनके घर, खाली पड़े हैं दफ्तर। लोग अब की बार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे, क्योंकि आज और तो किसी का नाम लेते नहीं, मोदी जी की गारंटी होगी फेल। और मैं मोदी जी पे आऊँगा, तो अहम हिस्सा है मोदी जी की गारंटी 400 पार, वो तो छूटेगा नहीं, आना ही है। ये विजेंद्र सिंह जी से बात हुई आपकी? वो गए हुए थे सपरिवार, टिकट के बाद जींद गए थे, है ना? कल हुई है, पापा भी गए थे उनके, मम्मी भी गई थी, वो खुद भी गए थे, है ना? कह रहे थे कि मैं अभी मैच्योर नहीं हो पाया हूँ, ये पॉलिटिक्स का गुणा भाग में सीख नहीं पाया हूँ, है ना? पॉलिटिक्स में सब कुछ ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है, कुछ ग्रे भी होता है। मतलब उनके कहने का आशय था कि जब वो आए थे कांग्रेस में, तो राहुल गांधी से उसी वक्त डील कर लेना चाहिए था। बोले मैं बड़ा साफ दिल वाला आदमी हूँ, ये सब कर नहीं पाया, अब मैं सीखूंगा ये सब। तो आपने हुई मुलाकात चौधरी साहब से, चौधरी साहब के पुत्र से, भाभी जी से हुई मुलाकात? हुई, सब परिवार गए थे जींद। मुझे पता है, मेरी बात हुई, उन्होंने सबको कहा कि कांग्रेस पार्टी की मदद करो, जयप्रकाश की मदद करो, उन्होंने खुली इंस्ट्रक्शन दे दी। और जब भी कोई व्यक्ति अपने साथियों को इस तरह के आदेश देता है, निर्देश देता है, तो आज तो वो तो लगे हुए उनके साथी। बीजेपी की चर्चा करूँ ना? करूँगा ना सर, बड़ी मुश्किल मना के ले आए हैं। मतलब बीजेपी की भी चर्चा करूंगा, जेजेपी की भी चर्चा करूंगा, आपकी पुरानी पार्टी आईएनएलडी की भी चर्चा करूंगा, कोई बिना चर्चा का नहीं रहेगा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि विजेंद्र सिंह जी या चौधरी वीरेंद्र सिंह, वो आपको मदद करने के लिए तैयार है ना? क्योंकि मैं अभी भिवानी का देख रहा था, किरण चौधरी जी वहाँ पे अपने कार्यकर्ताओं को कह रही थी कि भाई कांग्रेस की मदद करनी है और रौदान सिंह की बहुत अच्छे से मदद करनी है। जैसे रौदान सिंह जी ने हमारी मदद करी थी, हमें उससे बढ़ चढ़ कर करके उससे ज़्यादा और अच्छे तरीके से रौदान सिंह जी की मदद करनी है। ये समझते हैं? तो बड़ी अच्छी बात हुई। वो कह रही थी अपने कार्यकर्ताओं को कि जैसे रौदान सिंह जी ने हमारी मदद की है, हम बढ़ चढ़ करके सूद समेत और बढ़ चढ़ करके हम मदद करेंगे। अपने कार्यकर्ताओं को समझा रही थी कि ढांढस रखो, थोड़ा धीरज रखो। तो इसमें क्या बुरी बात है? उन्हें ठीक है, मदद करो। हाँ, मतलब वैसे ही जैसे क्यों दान सिंह ने मदद करी थी? हाँ, वही पूछ रहा हूँ मैं। करी थी। इतना भोला मत बनिए, मतलब आप इतना इनोसेंट हो जाएंगे, हैं? आप जेपी है। मैंने बता दिया। एक जयप्रकाश होते थे वो वाले, जो संपूर्ण क्रांति और सब हुआ, एक हिसार में आप हैं जेपी। तो इस मदद का भी इल्म है ना आपको? मतलब इसलिए पूछ रहा हूं कि आपकी रणनीति का हिस्सा तो होगा ही होगा। नहीं, इसमें कोई रणनीति नहीं होती। उन्होंने वीरेंद्र सिंह जी से मेरी कल बात हुई थी और उन्होंने कहा है, और आगे भी जरूरत पड़ेगी बात करते रहेंगे हम। हमारे यहाँ कोई आपके नॉमिनेशन वगैरह में आएंगे? हिसार में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। नॉमिनेशन कोई रैली से नहीं बढ़ता। अब रैली नहीं करेंगे, अब तो सिंपल ही भरेंगे।
अच्छा, क्योंकि उचाना से वो आते हैं, एक अच्छा होल्ड है, पहले जीते भी थे, तो उचाना आपने अपने भाई विजेंद्र के हवाले कर दिया होगा कि भाई यहाँ से बम्पर जीत दिलवा देना भाई। हाँ। बूंद बूंद से सागर भरता है। आज दिलवाएंगे ना। अच्छा विजेंद्र का उसमें बहुत बड़ा योगदान होगा, क्यों नहीं होगा। अच्छा, आप तो चूंकि स्टेट पॉलिटिक्स और हुड्डा साहब के आजकल तो आप सुना है कि नंबर 1 2 एकदम मतलब मेन कैबिनेट में हैं आजकल, तो ये किरण चौधरी जी को भी मनाए थे या मतलब कुछ दुखी हैं? नहीं दुखी। बहन को टिकट मिला नहीं, आपकी बहन को, श्रुति या बहन या भतीजी? भतीजी है। हाँ, बहन नहीं भतीजी। यार सबको टिकटें नहीं मिलती, टिकट तो एक को ही मिलती है, तो श्रुति को मान सम्मान पार्टी देगी। जैसे पहले दिया था। देखो मैं बताता हूँ, पार्टी किसी को संगठन में एडजस्ट कर देती है, किसी को लोकसभा में, किसी को विधानसभा में, कहीं न कहीं हर कार्यकर्ता का एडजस्टमेंट हो जाता है। अब हम आप लोगों का क्या करें, आप लोग तो आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं, जो मर्जी कहिए, हम आपको रोक नहीं सकते। वैसे ही एडजस्ट करते हैं जैसे भव्य बिश्नोई को अभी पार्टी ने कुछ युवा मोर्चा का कुछ एडजस्ट कर दिया है, वैसे ही एडजस्टमेंट आज बनाया क्या? हाँ, कल बनाया। आप व्यस्त हैं ना इधर, वो गए थे मुख्यमंत्री जी कुलदीप बिश्नोई के घर, फिर कल परसों मैंने देखा कि भव्य बिश्नोई को कुछ युवा मोर्चा में हरियाणा में कुछ, वो भी एडजस्टमेंट ही है संगठन में। चलो कुछ तो है, कुछ तो है, लेकिन जिस तरीके का अपमान बीजेपी में होता है नेताओं का, कांग्रेस में नहीं, सबको मान सम्मान मिलता है। आपने देखा क्या स्वर्गीय चौधरी भजनलाल के प्रति माननीय मनोहर लाल जी ने किन शब्दों का इस्तेमाल किया? रणजीत सिंह ने चंद्रमोहन, जो पता नहीं उसका क्यों नाम लेकर के आया, कांग्रेस पार्टी का नेता है, उसके प्रति किन शब्दों का इस्तेमाल किया? ये पार्टी कहाँ है? ये तो 2014-19 में दाव लग गया शशि भाई, वरना इतना अहंकार, इतना घमंड बीजेपी के लोगों में है। अब की बार जनता इस पार्टी को सबक सिखाएगी और जनता अपने दिवंगत नेताओं के अपमान का बदला लेगी। बीजेपी, मोदी जी, अभी आप 400 पार कह रहे थे, मोदी जी का मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था, कह रहे थे कि जो 2014 का चुनाव था वो उम्मीद का चुनाव था, 2019 में विश्वास का चुनाव था, अब 2024 गारंटी का चुनाव है। बतौर मुख्यमंत्री, बतौर प्रधानमंत्री, इतना अनुभव, सिस्टम, ये सब समझ लिया कि अब वो जो कह रहे हैं वो गारंटी है कि ये होना ही होना है और 400 पार है। ये कांग्रेस वाले तो ऐसे ही अगल बगल ढूंढते रह जाएंगे। ठीक बात, मोदी जी ने बहुत बका लिया। जिस पार्टी ने अपने हमारे शहीदों के लाश के ऊपर पुलवामा में सरकार बनाने का काम किया हो, वो देश का भला करेगी। मैं असेंबली का मेंबर था, मैंने उस वक्त भी ऑन रिकॉर्ड आपके कैमरे में कह रहा हूँ, मैंने कहा था कि मनोहर लाल जी बोले रेजुलेशन डालो कि बहुत अच्छा काम किया है हमारी सरकार ने, सर्जिकल स्ट्राइक की है, विरोधी से लड़ो, दुश्मन से लड़ो, लेकिन हमारे शहीदों की शहादत पे राजनीति मत करो। आज तक पुलवामा की जांच हुई? आप बता दो, आप तो बहुत सीनियर पत्रकार हो, इतना बड़ा कांड हुआ, कोई जांच हुई? आरडीएक्स कहाँ से ले आया, कौन ले आया, कौन से रास्ते से आया, कोई जांच हुई? अब नहीं आप बोलते, कमाल हो गया। नहीं, मैं तो आपको सुन रहा हूँ, मैंने सवाल किया आपसे तो जनता सुने ना कि आप क्या कहना चाहते हैं। नहीं, जांच हुई क्या? मैं बीच में बोलूंगा तो कहेंगे शशि जी आप बीच बीच में टोक देते हैं। ना टोक देख रहे हो, आप ये बताओ जांच हुई कि नहीं हुई? जांच चल रही है। कहाँ चल रही है? मतलब कोई रिपोर्ट नहीं आई, जो सरकार कहती है फिर कि रिपोर्ट, अब जो सरकार कहती है, आप भी कल सरकार में आएंगे, वो पूरी हुई नहीं, उसकी रिपोर्ट नहीं आई, ये सही है, लेकिन अभी उसका एक फाइनल आउटकम नहीं आया। फिर नहीं आया तो मोदी जी के पर विश्वास कौन करेगा? हमारे शहीदों की शहादत का ही आज तक वो पता नहीं कर सके क्या हुआ। चलो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, कैमरे के माध्यम
मोदी जी की गारंटी थी कि विदेशों से ब्लैक मनी काला धन ले आएंगे और हर खाताधार को 15-15 लाख रुपए देंगे। आगे क्या आपके खाते में और छोड़ोगी? आगे क्या? और मेरे में आए तो मैं आपको लड्डू खिलाऊं, अभी तक मेरे में तो नहीं आया। नहीं आई ना। अब आप में आ गया हो तो पता नहीं। आ जाता तो क्यों रोड़ा करता? 15 मैं आपके चैनल के माध्यम से हर दर्शक को कहना चाहूंगा, अरे ये इतनी कड़ी बात को कह नहीं सकता। अगर मोदी जी की पहली गारंटी 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे, 2 करोड़ बेरोजगारों को हर साल रोजगार देंगे, किसान की आय दुगुनी हो जाएगी 2022 तक। अगर ये तीनों गारंटी में से कोई एक हुई हो तो लोगों मुझे वोट मत देना, वोट देना बीजेपी को। अगर तीनों में से कुछ नहीं हुआ, मैं आपसे एक नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं, ऐसे वायदा खिलाफों से, ऐसा धोखेबाजों से, ऐसा विश्वासघातियों से इस चुनाव में बच करके रहना और अपने शहीदों की शहादत का बदला हाथ के पंजे पर बटन दबा करके लेना। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि किसानों का मसला आपने उठाया। बीजेपी गवर्नमेंट लगातार ये कहती है कि जो किसानों के वेलफेयर के लिए जो उसने काम किया, उसके खाते में आप फसल बेचते हैं, खाते में डायरेक्ट पैसा आ जाता है, मुआवजा सीधे आपके खाते में आ जाता है, ऑनलाइन प्रक्रिया कर दी गई कि कभी किसान को दिक्कत नहीं हो, जब नंबर आए सीधे जाओ और लेकर करके आ जाओ। भावांतर योजना ला दी गई कि जो डिफरेंस होगा भाव में वो सरकार उसकी भरपाई कर देगी। 6,000 रुपया एक सम्मान राशि किसानों को दी जाती। ये सुनते होंगे ना बीजेपी वालों को बोलते हुए, या पहली बार मुझे बोलते हुए सुन रहे हैं? जो वो कहती हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बावजूद भी कांग्रेस के लोग वो कहते हैं कि ये किसान दुखी नहीं है, ये आंदोलन किसान या जो ये आजकल कुछ नेताओं का रोड ब्लॉकेज और गांव में रोकना, ये सब कांग्रेस के लोग प्लांट किए जाते हैं कि ये सब माहौल बनाओ। आप ही देखिए, वो हमारा नाम ले रहे हैं। जब किसान, ये 3 किसान विरोधी कानून पार्लियामेंट में पास हुए और उनके विरोध में किसान दिल्ली जाना चाहते थे। प्रजातंत्र में हर वर्ग को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, ये संविधान ने दिया है। तो क्यों लाठियां उन पर बरसाई पीपड़ी में? जगह जगह उनके टायरों को किल्लों से क्यों पाड़ा गया? उन पे पानी की बौछार, टीयर गैस के गोले क्यों फांके? मैं सुनता था, रणजीत सिंह जी की कान बंद थे उस वक्त जब लोग कह रहे थे कि मनोहर लाल जी आज तो मारो, लेकिन कल आपने जनता दरबार में आना पड़ेगा। 1.25 साल तक किसान बैठे रहे। आज अगर आप भाजपा के किसी भी प्रत्याशी का हाथ खुलवाओगे, उसके हाथ पर 730 किसानों के खून के धब्बे हैं। ये माफ नहीं करेगी जनता जब तक वो जिएगी। सबसे बड़ा सृष्टि बसने के बाद जघन्य अपराध जो बीजेपी ने किया है, वो किसानों की जो शहादत हुई है 730 किसानों की। भारतीय जनता पार्टी ने प्रजातंत्र को ध्वस्त कर दिया। गांव के सरपंच गए बेचारे, उनको अपशब्द कहे, उनको लाठियों से पीटा गया। ओपीएस को लेकर के कर्मचारी प्रदर्शन किए, उनको लाठियों से पीटा गया। व्यापारी अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान जब अनाज मंडी हाट का काम बंद करने लगे, उनको एक ईडी बीमारी हो रही है। एक छोटा सा तोता रखते, तोता किसी के भी सिर पे बिठा दे, अगर तू जेपी के साथ जाएगा तेरे घर में तोता आ जाएगा। ये हालत है। क्या कसूर है केजरीवाल का? बिना कसूर जेल में है कि नहीं? क्या कसूर है हेमंत सोरेन का? हेमंत सोरेन का कसूर है, वो दलित का बेटा है, वो आदिवासी का बेटा है, और भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी दलित के खिलाफ है, गरीब के खिलाफ है, किसान के खिलाफ है, मजदूर के खिलाफ है, छोटे व्यापारी कर्मचारी के खिलाफ। अगर करप्शन के खिलाफ कोई अगर जांच हो रही है तो वो किसी के खिलाफ होना कैसे हुआ? क्यों? जांच क्या है? जांच हुई तभी तुम सुप्रीम कोर्ट में क्या गया?
जो केजरीवाल जी की तरफ से या हेमंत सोरेन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में आया है, हेमंत सोरेन जी की तरफ से, उन्होंने कहा इनके खिलाफ तो आरोप ही नहीं बनता। किसी गवाह ने 164 के बयान तक ना आए हों। अब केजरीवाल जी के ऊपर क्या किया? कविता जी के मामले को लेकर के उनको अंदर कर दिया। ये डेमोक्रेसी नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं कि ये जो इंडिया गठबंधन है, ये कह रहे हैं कि भाई हम करप्ट जो लोग भ्रष्टाचारी हैं उनको छोड़ दो, और मतलब ये इकट्ठा हुए कि अब जो भी भ्रष्टाचार हुआ कोई कार्रवाई ना हो। वो कह रहे हैं कि किसी भी भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं जाएगा। ये जो अभी आप देख रहे हैं ये तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो पूरी फिल्म बाकी है और भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। सुना है ना आपने बोलते हुए? सुना। मैंने कहा कि आपको याद दिला दूं मोदी जी ने क्या कहा है। मैं बता दूं क्या कहा है। एक कहावत है, ना खाता ना बही, मुखिया जो कहे वो सही। पहले तो मोदी जी ये बताएं कि उनका इलेक्ट्रोल बॉन्ड भ्रष्टाचार का अड्डा नहीं है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गलत है, जिन लोगों के उसमें नाम आए हैं 8,000 समथिंग करोड़ रुपया बीजेपी के खाते में आया है। आज उनके घर में ईडी भेजी, कल उसके यहां से 200 करोड़ रुपए जमा हो गए, इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदवा दिए। इससे बड़ा भ्रष्टाचारी हो सकता है कोई? आप कोरोना काल में जैसे पीएम रिलीफ फंड था, कितना पैसा इकट्ठा हुआ आज तक हिसाब हुआ? जब किसी चीज का आपने हिसाब ही नहीं देना। नोटबंदी का कोई हिसाब हुआ? कितने नोट आए, कितने नोट नहीं आए, कोई जनता को हिसाब दिया? इसी को कहते हैं ना खाता ना बही, जो मालिक है वो सही। इसकी सबकी जांच होनी चाहिए। ठीक है, आप जो ईडी की बात कर रहे हैं, जेजेपी और आईएनएलडी, ये दोनों लोग कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा असली मायने में, ये जो कांग्रेस कहती है कि आईएनएलडी बीजेपी की बी टीम है, जेजेपी बी टीम है, असली सेटिंग तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बीजेपी के साथ है, अमित शाह के साथ है। और ये कैंडिडेट और ये सब जो है ये दिखावे की चीज़ है। वो तो अल्टीमेटली भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बीजेपी की मदद करनी है, इसलिए कि ईडी का डर है, जेल में आधा दिन नहीं रह सकते। आईएनएलडी जेजेपी वाले कहते हैं हम तो 10-10 साल काट के चले आए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक दिन रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ईडी के खौफ में बाहर से दिखाते तो बहुत हैं, लेकिन अंदर से बीजेपी की मदद करते हैं। ये जेजेपी वाले भी कहते हैं, और आपके भाई हैं वन मैन आर्मी अभय सिंह चौटाला, वो भी कहते हैं। अब सुनाई होगा आपने। इनकी बात पे कोई विश्वास नहीं करता। ये राजनीति में गए समय की बात होगी। ये कुछ भी कहे, जनता को पता है ये क्या कहते हैं। इन पे किसी का विश्वास नहीं है। जब किसी पार्टी पे विश्वास उठ जाए लोगों का, उसका जवाब देना मैं अच्छा नहीं समझता। ठीक है, हम हिसार की बात करते हैं। मुख्य तौर पर अभी और भी कई लोग आ जाएंगे, लेकिन मुख्य तौर पे कांग्रेस से आप हो गए, चौधरी रंजीत सिंह चौटाला जी हो गए बीजेपी से, है ना, आपकी भाभी जी हैं नैना चौटाला जी, वो जेजेपी से, आपकी एक और भाभी जी हैं सुनैना चौटाला जी, वो आईएनएलडी से आ गई, है ना। अब ये कई लोग कहते हैं कि ये 4 के 4 सब के सब, कोई काठमांडू, कोई हुलुलुलु, कोई कहीं से आया हुआ है। हिसार का तो लोकल इनमें एक भी नहीं है। इधर से सिरसा से एक परिवार पूरा उठ करके चला आया, सिरसा से हिसार, उधर कैथल कलायत से आ गए जेपी। तो मतलब ये तो सब के सब बाहर वाले हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये सब के सब देवीलाल वाले हैं। एक देवीलाल के स्कूल से ग्रीन ब्रिगेड बना करके बाहर नाम कमाए जेपी, एक वो, बाकी तो सब उनके परिवार वाले ही हैं। तो हिसार के लोग कह रहे हैं कि मतलब ये क्या हो गया है हिसार को, कि सारे फिरंगी, सारे विदेशियों का आक्रमण हो गया है हिसार पे। जिस व्यक्ति की इस तरह की सोच है, बहुत कमजोर सोच है। जयप्रकाश ने हिसार 3 बार तो एमपी रहा हूं, बाहर का हूं,
हाँ पता है, बताइए बताइए। रहा हुआ 3 बार, वो तो इससे भी नाट जाएंगे क्योंकि हताश है बेचारे। 2 बार हम एमएलए रहे हैं हिसार से, बरवाड़ा से। 9 चुनाव में यहाँ से लड़ चुका हूँ। बाहर वाले कौन होते? बाहर वाले वो लोग इस तरह की बात करते, अगर करते हैं तो वो बीजेपी के लोग होंगे बेचारे, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन में हैं। नंबर 2, सियासी और सन्यासी, ना उसकी जात होती ना उसका कोई एरिया होता, जहां से मर्जी तो लीडरशिप की निशानी है। और मुझे कैसे कह सकते हैं बाहर का? ये लोग तो हो सकते हैं, लेकिन मैं इनको भी बाहर का नहीं कहूँगा, क्योंकि बाहर ने कोई सीमा पार से आए हैं। नहीं, सब तो पड़ोस के गांव से तो ही फिर ये देखो ना कि जयप्रकाश कहीं से चुनाव लड़ सकता है, कलायत से भी लड़ सकता है, नरवाना से ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ नहीं लड़ा, आदमपुर से नहीं लड़ा, हिसार से लड़ रहा हूँ, तो इसमें कौन सी बुरी बात है भाई? ठीक है। दूसरा, एक ये कहा जाता है जेपी जी के बारे में कि आदमी तो बड़ा दमखम के हैं, जहाँ से चुनाव लड़ते हैं माहौल बना देते हैं, बाजार गर्म कर देते हैं, ये सब कर देते हैं, लेकिन काउंटिंग वाले दिन 12 बजते बजते फिर अपना ग्रीन टी पी कर करके सोना पड़ जाता है। पिछले कई बार से सुखाड़ चल रहा है। पिछला कितना चुनाव हार के बीच में एक ही आप जीते, कलायत वाला ना, एक हारे एक जीता। कैसे? क्यों? क्योंकि बाहर में बहुत ये प्रचार है। हालांकि मैंने कहा कि मैं जब मिलेंगे आपसे तो मैं गुणा भाग कर लूंगा। वो कह रहे हैं कि पिछले 4, 5, 6 चुनाव तो लगातार हारते रहे, सिर्फ एक जो है कलायत वाला, वो भी इंडिपेंडेंट जीते। उसके पहले आदमपुर भी हारे, उसके पहले हिसार भी हारे, 2011 में भी हिसार से आप लड़ रहे थे तब भी हारे। तो लोग कह रहे हैं कि तो लगातार सूखा पड़ा हुआ है। कलायत में सिर्फ एक इंडिपेंडेंट में पौधे में पानी पड़ा था जब आप इंडिपेंडेंट जीते थे। बहुत छोटी सोच के लोग हैं, या जयप्रकाश की लोकप्रियता से परेशान है। आप कुछ ना कुछ तो बात होगी ना। जयप्रकाश की लोकप्रियता से वो कुछ परिवार परेशान है, क्योंकि जयप्रकाश ने उनको छिंका डाल दिया, खुले घूमते थे। मैं उन छोटी सोच के लोगों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। 89 में चुनाव जीता, 91 में हारा तो कुल 10,000 से हारा लोकसभा। 96 में 2 चुनाव एक ही दिन लड़े। कितने लोग हैं हरियाणा में जो साइमल्टेनियसली लोकसभा भी लड़े विधानसभा भी लड़े? वो केवल जयप्रकाश है। अगर कोई दूसरा कोई नेता हो जो इस प्रदेश की ठेकेदारी लेते हैं, वो लड़ सके क्या कभी? मैं असेंबली भी लड़ा, पार्लियामेंट 2 लाख से पार्लियामेंट जीता। इंडिपेंडेंट लड़ा लोकसभा, रणजीत सिंह कांग्रेस की टिकट पे था, मुझे 2.25 लाख वोट मिले, रणजीत सिंह को कुल 80,000 वोट मिले। तो पीड़ा तो इनको बेचारों को होगी कि जयप्रकाश आई बार कहीं न कहीं तुम्हें रोन देता है। 2000 में जीता, 2004 में जीते, 2005 में जीते, फिर जाके हारा 9 में। 9 में कहाँ लड़ा? चौधरी भजनलाल के खिलाफ, आदमपुर से भजनलाल परिवार के खिलाफ। तो मैं बड़े लोगों के खिलाफ लड़ रहा हूँ। ये हिम्मत देखो जयप्रकाश की कि इन उन परिवारों के खिलाफ जो हमेशा से ही बड़े, चौधरी देवलाल के परिवार के खिलाफ लड़ा, ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ, अजय के खिलाफ लड़ा, इन सब बड़े परिवारों के खिलाफ तो जेपी लड़ रहा है ना। तो इन 2-3 परिवारों को तो पीड़ा जेपी की रहेगी। इसका मेरे पे ना जवाब देने के लिए है, क्योंकि मैं एक साधारण परिवार का हूँ। ये फ्यूडल माइंडेड है, सामंती सोच के लोग हैं जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आप हिसार में चुनाव लड़ रहे हैं, कई सारे लोग हैं, आपको क्या लगता है आपकी लड़ाई किससे है? मतलब जब मैं आपसे पूछूंगा तो आप ये कहेंगे कि नहीं मैं तो जीत रहा हूँ, है ना? वो तो किसी से भी पूछेंगे तो वो यही कहेगा। तो मैं ये वाला पूछता ही नहीं हूँ कि आप किस नंबर पे रहेंगे, हर आदमी नंबर 1 पे ही है। तो मतलब आपके हिसाब से नंबर 2 पे कौन रहेगा, 3 पे, 4 पे, या किसकी जमानत बच जाएगी, क्या होगा? आप तो गुणा भाग खूब करते हैं। मतलब आपसे मैं पूछूंगा कि नंबर 1 पे कौन रहेगा, तो आप बोलेंगे कि मतलब ये मेरे लिए बड़ी मूर्खता वाली बात हो जाएगी
कि मैं आपसे पूछूं कि नंबर 1 पे कौन रहेगा, तो आप कहेंगे कि जेपी रहेगा। तो इसलिए मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ 2, 3, 4, 5। तो ये समझ में आएगा कि आपकी लड़ाई किससे होगी यहाँ। मेरी लड़ाई तो बीजेपी से है, बीजेपी से। वो भी सिद्धांत की है। बाकी उनकी लड़ाई उनके घर की लड़ाई है, वो जाने। मतलब आपकी लड़ाई बीजेपी से है। ये जेजेपी, आईएनएलडी और भी कई लोग आएंगे। मेरी कोई लड़ाई नहीं। क्या स्थिति रहेगी उनकी? वो तो उन्हीं से पूछो ना, मेरा आपसे भी समझ। मुझे कोई पता नहीं है, मार्केट में है ही नहीं कुछ, मुझे कोई पता नहीं। मार्केट में उनसे पूछो जा करके क्या पोजीशन है। मतलब मार्केट में नहीं है। जो अब मैं क्या बताऊं, मैंने एक बात कही कि हमारा मुकाबला कहीं छोटा मोटा है तो केवल बीजेपी से है, ना रणजीत सिंह से है। अगर व्यक्तिगत बात करें रणजीत सिंह की कैंडिडेचर की, जब रणजीत सिंह का कैंडिडेचर ही रिजेक्ट कर दिया लोगों ने, एक्स चीफ मिनिस्टर की सभा में 1,000 आदमी, 1,000 आदमी तो डुगडुगी आड़ा के हो जाए, तो रिजेक्टेड सौदा इकट्ठा हो रहा है। इनसे क्यों मेरी लड़ाई करवाओ, इनसे पूछो। 4 जून को नतीजे आ जाएंगे, है ना? 25 को हालेंगे, 25 को ही आ जाएंगे। ऑफिशियली 4 जून को आ जाएंगे। वो तो नतीजे तो अभी ही आपके लिए आ गए, आप तो अभी से ही आह्लादित हैं। लेकिन ऑफिशियली तो 4 जून को आएंगे नतीजे, है ना? तो पूरे हरियाणा में आपको क्या लगता है, 10 सीटों पे, मतलब एक गठबंधन में है, बाकी 9 पे कांग्रेस है। क्या आपको लगता है सबसे ज़्यादा मार्जिन? जैसे मैं ये पूछूंगा अभी, फिर मैं मूर्ख साबित हो जाऊंगा जब मैं ये पूछूंगा कि आपको क्या लगता है कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी। मतलब ये मैं पूछूंगा तो जवाब यही होगा कि हम तो 10 की 10 जीतेंगे। तो ये वाला मैं आजकल पूछता ही नहीं। पूछ लो ना, ये मैं पूछता ही नहीं। और बढ़िया दूंगा। हाँ नहीं, ये मैं पूछता ही नहीं। अब मैं ये पूछता हूँ कि 10 की 10 जेपी जी से बात कीजिएगा, कहेंगे कि 10 की 10 कांग्रेस जीतेगी। सवाल मेरा ये है कि इस 10 में सबसे ज़्यादा मार्जिन से कौन सी सीट आप जीत जाएंगे? रोहतक, रोहतक। अनडिस्प्यूटेड फाइट, अच्छा, कोई मुकाबला नहीं है रोहतक में। सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर, छठे सेकंड नंबर बड़ी मार्जिन विक्ट्री कहाँ होगी? हिसार, भिवानी, सरसा, करनाल, और सबसे बढ़िया उस गरीब के बेटे के मन में खुशी उस दिन होगी जिस दिन करनाल से माननीय मनोहर लाल जी हारेंगे और दिवांशु बुद्धि राजा चुनाव जीत करके आएंगे, क्योंकि गरीब का बेटा है। ठीक है, एक चीज आप समझते हैं ना, आप तो पॉलिटिक्स में इतना उलटफेर, अप्स एंड अभी तक महाराज रह गया ब्रह्मचारी जी, हाँ। वो बहुत मार्जिन से जीतेगा। अब की बार लोगों में कांग्रेस पार्टी की टिकटों को लेकर के इतना उत्साह है कि अब की बार इन साम्यवादी जो सामंती प्रथा है इनको सबक सिखाएंगे। ठीक है, आप गुना भाग पॉलिटिक्स के अप्स एंड डाउन्स, बाहर भी निकले अंदर भी आए, ये सब आपने देखा है अपने जीवन में। आप ये समझते होंगे कि जब भी कोई पार्टी सत्ता में होती है, कल कांग्रेस थी, आज बीजेपी है, पंजाब में आम आदमी पार्टी है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, तो एक 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 इलेक्ट्रल कह सकते हैं उसको, एक गणित है चुनावी कि एक तो वोट बैंक या कुछ लोग होते हैं जो सत्ता के साथ होते हैं, जो उनको पसंद है। अभी चूंकि बीजेपी है तो हम बीजेपी की बात करेंगे, जब दिल्ली का चुनाव होगा तो आम आदमी पार्टी की बात करेंगे, या जहां कांग्रेस की थी वहां कांग्रेस की बात करेंगे। सत्ताधारी पार्टी के लिए जीतना आसान हो जाता है जब एंटी सत्ता वोट का डिवीज़न हो जाए। जो नाराज़ है सत्ता से, उनके वोट का डिवीज़न हो जाए तो सत्ता पक्ष के लोगों के लिए या पार्टी के लिए जीतना आसान हो जाता है। हम बीजेपी इसलिए यहाँ बोल रहे हैं क्योंकि बीजेपी सत्ता में है, हरियाणा में भी है, दिल्ली में भी है। तो एंटी बीजेपी वोट का डिवीज़न कांग्रेस भी है, आईएनएलडी भी है, जेजेपी भी है, मुख्य तौर पे तो है ये लोग। वो कितना खतरा आप देखते हैं? देखिए, अब की बार पूरे देश की बात करूंगा। जिस दिन से इंडिया गठबंधन बना है उसी दिन से
भारत की सरकार के, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पेटों के साइज छोटे हो गए। आपने बड़ी एक छोटा सा सवाल है, माननीय प्रधानमंत्री जी किस बात पे आगे? मंगलसूत्र पे आगे। माननीय गृह मंत्री जी किस बात पे आगे? एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने मंदिर बनाए। मैं अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं, इस देश के बेरोजगार के बारे में कोई बोला? इस देश की शिक्षा के बारे में कोई बोला? इस देश के जो कहते थे कि हमारी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हो जाएगी, को बोला? क्या बोल रहे हैं? वोट मिलेंगे इससे? धार्मिक उन्माद, जातीय दंगे जिस भी पार्टी ने फैलाए हैं, उस पार्टी का सत्यानाश हुआ है। आप गारंटी की बात कर रहे थे, एक आखिरी सवाल, आप गारंटी की बात कर रहे थे कि मोदी जी की गारंटी का क्या मतलब है? 15 लाख नहीं आया तो रोजगार नहीं हुआ। बीजेपी के कई लोगों को मैंने ये भाषण में बोलते हुए सुना है कि जब राजस्थान में आपकी सरकार बनी थी, स्टेट गवर्नमेंट, तो आपने किसानों की कर्ज माफ़ी और तमाम तरह के वादे आपने किए थे। क्या वो गारंटी आपने वहाँ पूरे किए थे? आपकी तो फुल फ्लेजेड सरकार थी राजस्थान में, अभी गई चुनाव होने के बाद। 100% पूरे किए। आपके हिमाचल में सरकार बने हुए कई महीने हो गए, ओपीएस आपने किया, लागू भी किया, उसकी सरकार की स्थिति खराब है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि दिल्ली से फंड नहीं आएगा तो दिक्कत होगी। हमारी सरकार की तो हिस्ट्री खराब लग गए, और नकम्मी मोदी सरकार पे विश्वास करो, जुल्म नहीं कर दिया पत्रकारों। तो आप ये देखिए, ओपीएस राज वहाँ लागू कर दिया। ये भारत सरकार कहाँ है? पेज जो ओपीएस में पैसा जमा था वो देने से मना कर रही है केंद्र सरकार। तो इसलिए तो केंद्र सरकार का विरोध है। केंद्र सरकार तो विपक्षी पार्टियों का जो जीएसटी का शेयर होता है, जो हमारा दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट में टैक्स जाता है प्रदेशों से, उसका जो शेयर होता है, आज तक हमारा वो पूरा नहीं करते विपक्ष वालों का। ये तो कोरोना से लेकर के अब तक ससिबाई नाश हो लिया। जिस दिन इनके अकाउंट चेक करिएंगे ना और जनता के सामने रखेंगे तो लोग ये कहेंगे कि बहुत बड़ा जुल्म किया है 2019 में कि हमने बीजेपी को और उसके सहयोगियों को वोट दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो 4 जून के लिए लड्डू का ऑर्डर अभी दे देंगे या अभी, 4 जून को 12-1 बजे तक का इंतजार करेंगे? ना, लड्डू ले रहे। मतलब ये इतना कॉन्फिडेंस है? तैयार है काम है? काम तैयार है। मतलब 4 जून को 12-1 बजे ऑर्डर देंगे। अच्छा, ये मतलब लड्डू अभी से शुरू हो गया है? ठीक है, बाकी सबको तो मतलब 4 जून का इंतजार नहीं करेंगे? इंतजार देखो, आज हम परसों सुबह 10 बजे चले थे। पहला गांव है हमारा, रोहतक पार्लियामेंट खत्म होती है, हिसार शुरू होती है, सिंगवा बांडेड़ी, और यहाँ तक आज का जो मेरा कार्यक्रम था सुबह 6:30 बजे हमने शहर में शुरू किया था कार्यक्रम। अब तक हम लगे हुए हैं। तो लोगों का, हमने भी लोगों के माथे से पता लग जाता है कि जुगाड़ ठीक है। पॉलिटिकल आदमी ने अपना मुंह आईने में नहीं देखना चाहिए। पॉलिटिकल आदमी ने नहा के जब सुबह नमस्ते किसी को करे, अगर उसके माथे पे त्योड़ी तो चढ़ गई तो हमारी शकल बूंदी, और जब खुश हो गया तो समझो हमारी शकल टपोटाप। जयप्रकाश आज सुबह गया, लोग खुश हुए। एक दिन बीजेपी का उम्मीदवार चला गया, बोले ये कहाँ से पाड़ा पड़ गया तड़के तड़के। ये चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और जेपी जी कह रहे हैं कि 4 जून का क्यों इंतज़ार करना है, लड्डू सड्डू चल रहा है। मुझे याद है एक पार्टी ने काउंटिंग के दिन 10-11 बजे ही लड्डू बंटवाने शुरू कर दिए थे। बैलेट पेपर्स की तब तक काउंटिंग हुई थी और उसके बाद सारा लड्डू घर ले जाना पड़ा था।
तो कई बार ओवर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं होता है, लेकिन जेपी जी का लंबा अनुभव है। अब उनको लग रहा है कि लड्डू का साइज़ भी ठीक ही है। 4 जून को देखते हैं हम, मतलब कि ये लड्डू रहता है कि जेपी जी बांध के घर ले जाते हैं तौलिया में। बाद बाकी हमारा काम तो थर्मामीटर लगाना है, और अक्सर मैं ये कहता हूँ कि मीडिया जज नहीं है, मीडिया सिर्फ आईना है, महाभारत का संजय है, सबकी बात सबों तक पहुँचाना है। बाकी टेम्परेचर आप नोट कीजिए, 4 जून को देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।